हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 7 अगस्त के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो आपका न्यूज़ है वो आपको डेज से, तो डेज ऑथर बुक एंड ऑथर सबसे आपको क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आज का डे क्या है आपका? नेशनल हैंडलूम डे है। और ये एवरी ईयर 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। बट ये जो सेलिब्रेशन है कब से स्टार्ट हुआ था आपका? एक बार इसका थीम भी देख लेते हैं, वीविंग इनोवेशन इनटू अ ट्रेडिशन। ये इस बार का थीम है 2025 का। तो आपको बहुत सारे एग्जाम में थीम पूछे जाते हैं, तो थीम भी याद रखना है हमें। इंडियाज हैंडलूम इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट अ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये बस आपका सेक्टर नहीं, काइंड ऑफ इमोशन भी बोला जाता है। अगर इसका हिस्ट्री ट्रेस किया जाए आपको, खासकर जो हैंडलूम का हिस्ट्री देखा जाए, तो सिंस आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां से इसका ट्रेस किया जाता है। और उस टाइम पे भी इसका काफी एक्सटेंसिव यूज किया जाता था। और इवन जो आपका आईवीसी है, बहुत सारे साइट्स है जहाँ से हमें जो है वो एविडेंस मिले हैं, जहाँ पे आपको ये सिग्निफाई करता है कि हमारा हैंडलूम सेक्टर या टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो उस टाइम पे भी क्या थे, बैकबोन थे इंडिया का। तो यहाँ पे देख लेते कहाँ 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 इसका जो एविडेंस मिला हुआ है। लेट्स सी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैक 1000 ईयर, ठीक है, एंशिएंट टाइम से इसका यूज किया जा रहा है। और ये सिंबल किस चीज का? आपका कल्चरल आइडेंटिटी का माना जाता है, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का माना जाता है। अब यह एविडेंस जो है आपका, खासकर जो कॉटन का है, पहला बोला जाता है कि कॉटन कल्टीवेशन जो है इंडिया में ही स्टार्ट किया गया था। और पीस ऑफ क्लोथ आपको मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे आपका? पाकिस्तान में है। एंड अगेन जो आपका मेहरगढ़ है, ये भी पाकिस्तान वाले एरिया में है। यहाँ पे भी आपको कॉटन ट्रेड्स मिले थे। और इवन जो है ये आपको बहुत सारे जो सील्स है वहाँ पे भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। और इससे यही है आपको इससे पता लगता है कि हमारा कॉटन का जो है वो ट्रेड चल रहा था बाकी कंट्रीज के साथ भी। और अगर रैंक देखा जाए इंडिया का एक्सपोर्ट में, कि जो एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक है आपका? 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। किस चीज़ का? टेक्सटाइल का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर इंडिया का विद इन इंडिया देखा जाए तो 8.2% जो है हम क्या कर रहे हैं, इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यहाँ से हमारा जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। इन ग्लोबल टर्म में देखा जाए तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है इस चीज़ में, टेक्सटाइल सेक्टर में? 3.9। तो ये काफ़ी ह्यूज नंबर है। और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखा जाए, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा अपना जो टेक्सटाइल वगैरह भेजा करते हैं, ये हैंडलूम का जो भी प्रोडक्ट आपका फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट होता है, वो कहाँ पे भेजते हैं? यूएसए भेजते हैं और यूरोपियन यूनियन में भेजते हैं। तो ये आपका जो है वो टेक्सटाइल और हैंडलूम को लेकर चीज़ें था, जो कि डेटा स्पेसिफिक चीज़ें थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये आपका हैंडलूम डे जो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। 1905 में आपका क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। और इस स्वदेशी मूवमेंट में जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, उसके बाद ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और जो कॉलोनियल आपका रूल था, उसको उसमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी उस टाइम पे इंडिया का किस ब्रिटिश एम्पायर पे था, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो स्वदेशी मूवमेंट लाया गया था, जिसमें बात की गई थी कि सेल्फ रिलायंस हम अपने कंट्री में ही क्या करेंगे, टेक्सटाइल को वापस से रिवाइव करेंगे। और जो हैंडीक्राफ्ट है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे थे उस टाइम पे कौन? ब्रिटिश पावर। तो इसीलिए आपको क्या किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था 1905 में। और इसको वापस से हमने क्या किया एज अ डे, कब से सेलिब्रेट करना शुरू किया? तो ये 2015 से हमने क्या किया, इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया है। अब स्टार्ट करते कुछ हेडलाइंस देखते हैं जो कि आपका न्यूज़ में है। पहला तो आपका क्या है? इंडिया बिल्डर्स ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्सिव एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है, मॉडल इन पास्ट 11 ईयर्स। बट हमारे लिए एक चीज़ है कि कर्तव्य भवन यहाँ पे आपको दिया हुआ, ठीक है, जो कि पार्ट है किस चीज़ का? आपका सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग जो है आपका न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का, उसका पार्ट है। और हमारे लिए स्टैटिक में क्वेश्चन क्या है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है आपका डिजाइन किसने किन्होंने किया है? तो बीमल पटेल ने किया। ये बहुत सारे एग्जाम जो आपको वन डे एग्जाम होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए, तो न्यू पार्लियामेंट से आप याद रखना। और ये कहाँ पे न्यू पार्लियामेंट? ऑलरेडी आपका कहाँ पे, जो पुराना पार्लियामेंट है उसी के आसपास जो वाले एरिया में ये बनाया गया है। बट हमें जिन्होंने डिजाइन किया उनका नाम याद रखना, बिमल पटेल। नेक्स्ट जो आपका हेडलाइन है वो है न्यू दिल्ली हिट्स आउट आफ्टर यूएस अनाउंस, ठीक है। यूएस ने हमें अगर आपने देखा हो तो 25% जो टैरिफ लगाया गया है, उस पर इंडिया एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का भी स्टेटमेंट आया, तो वो भी हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका उत्तराखंड को लेके, जहाँ पे 190 पीपल रेस्क्यूड, उनको रेस्क्यू किया गया। फ्लैश फ्लड जो है आपको क्लाउड बर्स्ट के बारे में कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ओरोग्राफिक लिफ्ट, वो भी बताया था कि क्या होता है, जिसके अंदर आपको वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। और उसके अलावा जो है काफ़ी स्पीड में अगर कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का, तो जिसकी वजह से रैपिड रेनफॉल होती है। अब ये सारी जो इवेंट है, जो इंसिडेंट है, वो कहाँ पे हुआ आपको? धाराली, ठीक है। तो ये प्लेस ये याद रखना कि धाराली कहाँ पे आपका? उत्तरकाशी में। और ये उत्तरकाशी कहाँ पे आपका? उत्तराखंड में, जहाँ पे ये चीज़ें हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका
IMD फोरकास्ट हैवी रेनफॉल उत्तराखंड और हिमाचल में दोनों में उन्होंने बताया नेक्स्ट 6 डेज में और ज़्यादा रेनफॉल होने वाले हैं। बट स्टैटिक में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, IMD के बारे में। जो IMD है वो आपको कब बना हुआ था, 1875 में बना हुआ था, और इसका भी 150 साल हो गया। तो इसी ईयर 150 साल हुआ, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर काफ़ी लंबे समय से है और उसका कोई अगर गोल्डन जुबली हो रहा है या फिर आपको प्लेटिनम जुबली हो रहा है, इस तरह का कुछ भी अगर हो रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो ये याद रखना कि बना कब था, आपको कॉलोनियल एरा में ही बना हुआ था, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरपर्सन भी याद रखना पड़ेगा, तो डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जो है इसके क्या आपके चेयरपर्सन है। और जो आपका IMD है वो कौन सा सैटेलाइट यूज करता है, तो इनसेट, ठीक है। और ये इनसेट सीरीज जो सैटेलाइट है वो सिंस 1980 से यूज किया जा रहा है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। नेक्स्ट न्यूज है आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बारे में। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है आपके, PM के अजीत डोभाल है। ये कब से हैं आपको, 2014 से हैं। अब अगर इनका देखा जाए कि रैंक क्या माना जाता है, तो अभी तो इन्होंने क्या किया, जो सीनियर रशियन ऑफिशियल है मॉस्को में, उन्होंने बायलिटरल टॉक किया, डिफेंस और सिक्योरिटी पे बात की गई है। और इनको अगर देखा जाए, इनका रैंकिंग क्या होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मैंने आपको कवर करवा रखा है घटना चक्र में, वहाँ पे जाकर रेफर कर सकते हो आप लोग। तो उसमें इनको रैंक प्रिविलेज किस तरह से मिलता है, यूनियन ऑफ मिनिस्टर जो है उसी तरह का प्रिविलेज इनको भी मिलता है, जो जो होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेक्स्ट न्यूज है आपका राज्यसभा और लोकसभा को लेके विटनेस अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे वेरियस इशू को लेके इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो है बिहार वाला, वो उसके अलावा जो है आपको पार्लियामेंट जो है वो एक बिल पास किया गया, कैरेज ऑफ गुड बाय सी बिल्स। तो ये याद, अभी ये बिल पास हुआ है, अभी ये एक्ट बना नहीं है। बट ये जो बिल है वो कौन से बिल को रिप्लेस कर रहा है, ये आपका बहुत पुराना बिल है, इंडियन कैरेज ऑफ गुड एक्ट, ठीक है, जो कि 1925 का अगेन कॉलोनियल एरा का बिल है, जिसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। तो ये बिल पास किया गया आपको राज्यसभा में, और जो है इसको लेके काफी ज्यादा आपको हंगामा हो रहा है, कहाँ पे, लोकसभा में हो रहा है। तो लेट्स सी ये बिल एक्ट बनता है कि नहीं बनता है। अब यहाँ से देखते हैं, जो सबसे पहला आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो न्यू दिल्ली टर्म्स है US एडिशनल टैरिफ। अब USA ने जो 25% टैरिफ इंडिया पे लगाया है, उसको लेके जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक स्टेटमेंट जारी किया। तो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो USA हैज रिसेंट डेज टारगेटेड इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट। अब इंडिया का जो इंडिया ऑयल इम्पोर्ट करवा रहा है, कहाँ से, रसिया से ले रहा है, इसी चीज़ को लेके जो है वो हिट बैक किया गया, किसके द्वारा, USA के द्वारा। US ने 25% टैरिफ लगाया, जिसमें ये इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि ये जो we have already made a clear position in this issue, including the fact our import are based on market factors and done with the overall objective of ensuring the energy security, ठीक है। अब एनर्जी सिक्योरिटी का इंडिया में क्राइसिस है, तो 1.4 बिलियन पीपल जो है, क्योंकि उनको चाहिए, रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, तो हमने रसिया से मंगाया। बट इसी चीज़ को लेके ये सारी चीज़ें हुई है। बट इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं कि इंडिया और जो आपका USA है, उसका जो बायलेटरल आपका ट्रेड है वो किस तरह का है। तो बायलेटरल ट्रेड अगर देखा जाए, तो इंडिया क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है USA को, तो टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, प्रेसियस जो स्टोन है आपको, पेट्रोलियम डेरिवेटिव से, पेट्रोलियम नहीं करता, पेट्रोलियम से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है किसको, USA को। और टेक्सटाइल में हमने ऑलरेडी देखा है कि टेक्सटाइल हब जो है डेस्टिनेशन माना जाता है USA। सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल का जो फिनिश गुड होता है वो हम लोग USA को ही देते हैं, भेजते हैं, USA में भेजते हैं। इसके अलावा जो आपको काफ़ी फ्रूट्स वगैरह में भी चीज़ें भेजा जाता है। अब अगर इंडिया का देखा जाए तो कितना आपका ट्रेड है, 8.83 बिलियन का, ये काफ़ी ज़्यादा है। और USA जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में कंसिडर किया जाता है। अब USA से क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होती है, तो क्रूड ऑयल, कोल, कंप्यूटर जो आपके पार्ट्स होते हैं, और पेट्रोलियम गैस, ये सब आपको इंपोर्ट USA करता है इंडिया में। तो USA का कितना आपका ट्रेड वो है, ठीक है, डेटा है, तो 3.63, तो काफ़ी कम है। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो है USA के साथ ट्रेड सरप्लस है, ठीक है। बाकी कंट्रीज के साथ अगर देखोगे तो आप ट्रेड डिफिसिट में हमारा चल रहा है, बट USA के साथ काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा जो रेमिटेंसेज है वो भी आपको USA से काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड USA काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, जो यही इसी से सारी चीज़ें यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कि जो आपका ऑयल जो लिया जा रहा है रसिया से, इसी सारे इशू पे ये सब हुआ है। तो देखते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जो अजीत डोभाल है, उन्होंने क्या किया, विजिट किया कहाँ पे, मीटिंग किया सीनियर रशियन ऑफिशियल से, और डिस्कस किया रसिया डिफेंस और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पे, जिसपे आपको 25% का टैरिफ USA की तरफ से लगाया गया है। अब USA और इंडिया का तो हमने देख लिया रिलेशन, बट जिस चीज़ को लेके आपको इरप्ट हुआ चीज़ें रसिया को लेके, तो रसिया के साथ हमारा कैसा रिलेशन है।
तो रसिया के साथ, जब रसिया रसिया नहीं बना हुआ था, यूएसएसआर था, उस टाइम से हमारा रसिया यूएसएसआर के साथ रिलेशन है। हमने ट्रीटी भी साइन कर रखा है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इंडिया के किसके साथ है, तो यूएसएसआर के साथ है। वो साइन कब किया गया था आपको? 1971 में। और जो 1971 था वो काफी क्राइसिस का टाइम था इंडिया के लिए। उस टाइम पे जब आपको बांग्लादेश बनता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जो सबसे पहला हेल्प होता है वो रसिया ही प्रोवाइड करता है यूएसएसआर के फॉर्म में। इसके अलावा अगर देखा जाए कौन कौन से हमने बायलेटरल टॉक कर रखे हैं, तो 2+2 डायलॉग होते हैं, ठीक है। ये तो एक पहले सबसे पहले यही चीज याद रखना कि 2+2 डायलॉग जो होता है वो, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर, दोनों जो है दोनों कंट्री से आते हैं। और इसके बाद उसका 2+2 डायलॉग होता है जिसमें आप डिफेंस और डिफेंस वाले सेक्टर पे काफी सारी चीजें जो है उस पर बात होती है। इसके अलावा अगर रसिया का देखा जाए तो रसिया ने इंडिया को बहुत बार आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है। इवन जो आपका कश्मीर वाला इशू है उस पर रसिया बहुत बार इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड किया। इसके अलावा अगर देखा जाए कि मिलिट्री इन टर्म्स, मिलिट्री में और रसिया का किस तरह से रिलेशन है, तो हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है रसिया के साथ जिसका नाम है इंद्र एक्सरसाइज, ठीक है, और वॉस्टोक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज भी याद रखना कि इंडिया और रसिया का कौन कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपको ज्वाइंट प्रोग्राम्स इंडिया और रसिया के बीच में, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, तो ये भी आपको कहाँ से मिला हुआ है? रसिया से मिला हुआ है, ठीक है। और रसिया और इंडिया का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है ब्रह्मोस, जिसमें से ब्रह्म जो है आपको ब्रह्मपुत्र रिवर, और मोस जो है मॉस्को रिवर, जो कि रसिया से है। उसके अलावा जो सुखोई 30 है, MKI, ठीक है, ये भी हमने रसिया से लिया है, ये भी ज्वाइंट वेंचर है। इसके अलावा S-400 ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। और T9 OS विष्णु, ठीक है, ये भी ज्वाइंट इनिशिएटिव है, ये भी इंडिया और रसिया के बीच में है। इसके अलावा जो 36% आर्म जो है वो जो आपको आर्म्स वेपन्स है जो वो कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं? रसिया से। तो रसिया पे हम लोग काफी डिपेंडेंट है इन टर्म्स नॉट ओनली ऑन द क्रूड ऑयल, बस हम वहां से पेट्रोलियम ही नहीं मंगा रहे, इसके अलावा आर्म सप्लायर भी आपका जो है वो रसिया है। तो काफी अच्छा रिलेशन भी रहा है, बहुत बार सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है। और बायोलेटरल ट्रेड अगर देखा जाए तो कितना आपका 68.7 बिलियन का है। और इसके अलावा हमने क्या क्या चीज़ों में हम रसिया के साथ ट्रेड करते हैं, तो माइनिंग सेक्टर में, फर्टिलाइजर में, रेलवे जो आपको गुड्स होते हैं, कार्बन फाइबर में है, एरोस्पेस, उसका टेक्नोलॉजी में तो काफ़ी ज़्यादा है। इवन जो रसिया ने क्या किया था, आपको जो पहला इंडिया ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो उसमें भी जो पहला सैटेलाइट कौन सा था इंडिया का? आर्यभट्ट था, जिसमें रसिया ने काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ था, उस टाइम पे लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड किया था, ठीक है। इसके अलावा जो अभी आपका गगनयान मिशन जो कि लॉन्च होने वाला है, तो उसमें भी जो आपको ट्रेनिंग हो रहा है, जो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, वो भी किसके साथ इंडिया का हो रहा है? रसिया के साथ हो रहा है। और देख लेते कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, रेलवे और माइनिंग टेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग रसिया के साथ क्या करें, डील कर रहे हैं। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन है, और अगर देखा जाए तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका WHO कंसिडर्ड ICMR स्टडी। अब WHO ने क्या किया आपको ICMR का स्टडी है, ठीक है, जो कि आपको क्या एक डेटा रिलीज हुआ जिसमें झारखंड जो एज ए मॉडल फॉर टीवी केयर, तो झारखंड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया जो आपका ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है उसको टैकल करने में, और कहीं ना कहीं ये रोल मॉडल प्रोवाइड करे, क्योंकि इन टर्म्स अगर देखा जाए तो काफी बैकवर्ड स्टेट में आता है बिहार, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा। तो अगर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बाकी स्टेट के लिए आपका एक रोल मॉडल बन सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अलावा थोड़ा स्टैटिक में देख लेते हैं कि WHO जो है आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बना कब था? ये 1948 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपको जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इसके चेयरपर्सन कौन है, तो टेड्रोस एडोनॉम है, ठीक है। फिर ICMR के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ठीक है। ये बना कब तक? काफी ये भी बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो WHO से पुराना माना जाता है, ठीक है। 1911 में बना हुआ था, जिस टाइम पे आपको कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपको न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? आपको डॉक्टर राजीव बहल है, ठीक है। अब झारखंड के बारे में देखते हैं, तो झारखंड जो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज़ का? कोल का माना जाता है। इसके अलावा जो है ट्राइबल पॉपुलेशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और इनके जो यहाँ पे जो CM है कौन है? आपको हेमंत सोरेन जो है CM है। टीवी प्रोग्राम का देखते हैं। टीवी जो है आपको ट्यूबरकुलोसिस जो है वो क्या होता है? आपको बैक्टीरियल डिजीज होता है। 2025 जो टारगेट रखा है टीवी को खत्म करने के लिए। बट इंडिया में अगर देखा जाए, स्टैटिक अगर देखा जाए, तो अराउंड 10 करोड़ केसेस हैं आपको किस चीज़ को लेकर, टीवी को। ये बहुत ह्यूज नंबर है, इसको 2025 तक खत्म करना बहुत इजी टास्क नहीं होगा। और टीवी से रिलेटेड, टीवी को एलिमिनेट करने के लिए जो है एक प्रोग्राम चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको बोलते हैं निस्के मित्र, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा गया था कि निस्के मित्र किस चीज से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बट ये आपको टीवी एलिमिनेशन, ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने के लिए प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करे, इंप्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट न्यूज है आपको ये जो
आईबी मिनिस्ट्री है, ठीक है, अश्वनी वैष्णव, उन्होंने क्या किया, 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, ओवर द टॉप, इसको फुल फॉर्म इसका है, ठीक है, इसको ब्लॉक करने की बात की है, क्योंकि ऑप्शन कंटेंट दिखाने की कोशिश की जा रही थी इस प्लेटफॉर्म से। तो ये बस ये याद रखना कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कितने जो ओटीटी को अभी बैन किया गया, ठीक है। तो ये आपको 43 प्लेटफॉर्म है जिसको ब्लॉक किया गया है। अब ये जो ब्लॉक होता है, इसको जो बंद ब्लॉक कराने की कोशिश की जाती है, इस कोई ना कोई इसके अंदर रूल होता होगा, ठीक है। तो वो कौन सा आपका रूल है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन है आपको डिजिटल मीडिया को लेकर, एथिक्स कोड, जो कि कब आया था, 2021 में आया था, जिसके अगर उनको लगता है कि अगर मिनिस्ट्री को लगता है कि कोई हार्मफुल कंटेंट है जो कि आपको सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, निगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसको बैन किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, उन्होंने रेपो रेट जो है वो कितना अनचेंज रखा है, ठीक है, चेंज नहीं किया है। कितना रखा है, 5.5% रखा है। बट हमारे लिए स्टैटिक में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कब बना था, ठीक है, कौन से एक्ट के अंदर कवर होता है। तो ये 2016 में आपको बना हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये अंडर 1934 का एक्ट है, आरबीआई का एक्ट है, ठीक है, और सेक्शन 45 जेड भी है, जिसके अंदर ये चीजें आपको कवर होता है। फिर देखते हैं कि अभी अगर देखा जाए आरबीआई के गवर्नर कौन है, आपको संजय मल्होत्रा है। इसके अलावा जो है आप जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है उसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था, ठीक है, ऑप्शन में आपको 3, 5, 6 कुछ भी दे सकते हैं। तो 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से आपको 3 मेंबर जो होता है वो बैंक से रिलेटेड है, और 3 मेंबर जो वो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है, उनको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो 3 मेंबर जो बैंक की तरफ से होते हैं वो तो एक गवर्नर हो जाएंगे, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हो जाएंगे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो है बैंक से ही वो नॉमिनेट किया जाता है आरबीआई गवर्नर के द्वारा, और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं। तो 6 टोटल मेंबर हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और चीज इंपॉर्टेंट है समझना, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि क्योंकि आरबीआई रेपो रेट को लेके यहाँ पे रेपो रेट को अनचेंज किया गया, तो इकोनॉमिक्स में रेपो रेट काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेपो रेट क्या होता है, आपको आरबीआई जब किसी कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देती है, ठीक है, मनी प्रोवाइड करती है, तो उसको ही रेपो रेट बोला जाता है। और ये कॉमर्शियल बैंक किसी भी कॉमर्शियल बैंक को नहीं दिया जा सकता, जो शेड्यूल बैंक है, ठीक है, जो बैंक आपको 1934 के एक्ट के अंदर आते हैं, उसको ही आपको क्या किया जाता है, इसमें लोन दिया जाता है, बाकी सारे बैंकों को नहीं लोन दिया जाता है। अब आरबीआई इस पे कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या करती है, इंटरेस्ट लगाती है, ठीक है, जो कि आपको चेंज होता रहता है। तो ये रेपो रेट याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो इन्फ्लेशन टारगेट इंडिया का है, ठीक है, तो लोएस्ट आपका 2% है और हाईएस्ट कितना 6% है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है आपका वर्ल्ड ऑब्जर्व 18th एनिवर्सरी ऑफ हिरोशिमा डे, ठीक है। तो हिरोशिमा और नागासाकी डे दो अलग तरह के दो चीजें सेलिब्रेट होते हैं। और जब आपका 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो इसको इसी से कंक्लूड किया गया था, जब यूएसए ने क्या किया था, जापान पे जो है वो एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, जिसके वजह से जो है काफी लॉस हुए थे, और वो लॉस आज तक जो है जापान कहीं ना किसी फॉर्म में झेल रहे हैं। तो ये आपका 1945 में हुआ था। दो इसमें क्या था आपको, दो चीजें हैं, एक तो लिटिल बॉय है, ठीक है, दो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, एक तो नागासाकी एक हिरोशिमा पे। तो हिरोशिमा पे जो गिराया था उसका नाम था आपको लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे गिराया गया था वो 9 अगस्त को गिराया गया था। तो ये 6 अगस्त वाला है, ठीक है, 6 अगस्त, इसको लिटिल बॉय बोला जाता है, जो कि आपको हिरोशिमा पे था। 9 अगस्त को जो होता है वो उसको बोला जाता है फैटमैन। तो ये दोनों नाम याद रखना, बहुत बार इंटरचेंज करके पूछ दिया जाता है। तो 9 अगस्त फैटमैन और 6 अगस्त लिटिल बॉय, ठीक है, जो छोटा बच्चा था वो फैटमैन बन गया था 9 अगस्त को। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको 2024 का जो नोबेल पीस प्राइज था वो आपको जापान जापान का एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको मिला था, जिसका नाम क्या था, निहोन हिदोन का, ठीक है। निहोन हिदोन का जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो सर्वाइवर है, जो इसके सर्वाइवर है, जो हिरोशिमा और नागासाकी के, उनको हेल्प प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो है पूरे वर्ल्ड में ये चीज को प्रमोट करा कि एटॉमिक बॉम्ब जो है इस तरह की चीजें नहीं यूज होनी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना जो है कम से कम किया जाए, ताकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको बचाया जाए। एक यहाँ पे टर्म यूज किया जाता है हीवा कूसा, ठीक है। तो हीवा कूसा आपका टर्म क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, जो कि आपको जो इस एटॉमिक बॉम्ब से के जो सर्वाइवर थे नागासाकी और हिरोशिमा पे, उनको हिवा कूसा बोला जाता है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है आपका एटलीस्ट जो है 14 इंडियन फिशरमैन को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, किसके द्वारा, श्रीलंकन नेवी के द्वारा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है जिसको उन्होंने क्रॉस किया था। अब यहाँ पे थोड़ा स्टैटिक में हम लोग देखते हैं कि जो आपका खासकर जो आपका मैरीटाइम बाउंड्री को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था आपको। तो 12 नॉटिकल माइल्स जो वो आपको टेरिटोरियल सी है, जहाँ पे इंडिया का पूरा पूरा राइट होता है। 200 नॉटिकल राइट जो नॉटिकल माइल्स है
उसमें आपको क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जिसमें आप फिशिंग, उसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किया जा सकता है। बट जो 200 नॉटिकल बियॉन्ड है उसके बाद जो आपको एरिया आता है सी में, उसको कॉमन स्पेस बोला जाता है, और वो जो है वो अनक्लॉज के अंदर कवर किया जाता है, ठीक है। और श्रीलंका के साथ इंडिया का क्या एक एग्रीमेंट है, 1974 का एक्ट है जो कि अनक्लॉज के अंदर आता है, जिसमें जो आपको खासकर यही जो इशू है जो कि किस चीज को लेके है, इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री को लेके, तो ये सारे डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। बट ये अगर आपको लग रहा है कि 14 इंडियन फिशरमैन पहले बार अरेस्ट हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी लास्ट ईयर का डेटा बताया जा रहा है जिसमें 200 जो आपको मोर देन 200 जो फिशरमैन को अरेस्ट किया गया था। तो यही आप इंडिया का श्रीलंका का ये बहुत मतलब जो इशू है वो चलता आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज है आपको, लोकसभा स्पीकर पे अ ट्रिब्यूट, ठीक है, डॉक्टर जीएस ढिल्लों की, ठीक है। अब ये कौन है आपको, ये आपको फॉर्मर जो लोकसभा स्पीकर थे इनको ट्रिब्यूट पे किया गया। और अभी के लोकसभा स्पीकर आपको कौन है, ओम बिरला है, और आपको 18th लोकसभा भी चल रहा है तो उसके लोकसभा स्पीकर है। तो न्यूज जो आपको पर्सनैलिटी वाला क्वेश्चन आता है वहां पे आपको पूछा जा सकता है कि डॉक्टर ढिल्लों का कौन है, ठीक है। तो ये आपको स्पीकर थे लोकसभा के, कब से कब तक थे, 1969 से लेके 1971 तक थे। इसके अलावा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड रोड में भी यूनियन कैबिनेट रह चुके हैं। और इसके अलावा ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम 1986 से लेकर 1988 के बीच में। तो काफी उन्होंने काफी मिनिस्ट्री भी संभाल रखा है, उसके अलावा स्पीकर भी बने हुए। नेक्स्ट न्यूज है आपका 67 एंड राइजिंग, ठीक है। ये 67 एंड राइजिंग क्या, इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन गेन्स मोमेंटम। अब आरबीआई, बस हमें एक चीज याद रखना कि आरबीआई जो है एक इंडेक्स रिलीज करता है, वो इंडेक्स हमें याद रखना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स अगर पूछा जाए तो ये कौन रिलीज करता है, आपको आरबीआई करता है। और इसमें आपको काफी ज्यादा क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ। अगर आप ये डेटा देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है वो कॉन्स्टेंटली 1 2 3 4 5 ईयर से जो है आपको क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो तो पहले 53 2021 में, 56, फिर 60, 64 और 67, तो ये काफी अच्छा से ग्रोथ शो कर रहा है यहाँ पे आपको डेटा। नेक्स्ट न्यूज है आपका यूथ लीडर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यूथ लीडर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसको किन्होंने चेयर किया, तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है। अब ये जो है वो आपको नेपाल के जो डेलीगेशन थे वो आए हुए थे, तो ये आपका होने वाला है, ठीक है। 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, 12 अगस्त तक होगा ये। और ये हो कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो बस ये याद रखना कि कॉन्फ्रेंस हो कहाँ रहा है पे आपको, यूथ लीडर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हो रहा है। और डेलीगेशन आपको कहाँ से आया हुआ है, तो नेपाल से आया हुआ है। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने किया। और पार्टिसिपेट आपको यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है दोनों साथ में कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपको सीज फायर को लेके है। अभी अफ्रीका में काफी सारे, अगर सूडान के बारे में कुछ दिन मैंने कवर करवाया था, इसके अलावा जो है सोमालिया में भी कुछ ना कुछ क्राइसिस हो रहा है। तो अभी अभी क्या हुआ, आपको सीज फायर जो है वो दो कंट्री के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है, रवांडा और डेमोक्रेटिक कॉन्गो के बीच में चल रहा है। तो दोनों का हम लोग देख लेते हैं कि दोनों, एक तो पहले बात, दोनों अफ्रीका में है। जो रवांडा है वो आपका लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, फॉरेस्ट, इसको लैंड ऑफ 1000 हिल्स भी बोला जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे वॉल्केनो वगैरह भी मिलते हैं। और इसका कैपिटल क्या है, आपका किगाली है। तो किगाली कैपिटल है किस चीज का, रवांडा का कैपिटल है। और नेक्स्ट जो आपका डेमोक्रेटिक जो आपका कॉन्गो है, ये सेंट्रल अफ्रीका में है। और इसका कैपिटल किंसा है, ठीक है। अब ये कंट्री भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पॉवर्टी में कंसीडर किया जाता है। ये टेररिज्म और आपको किस चीज के लिए फेमस है, क्राइम रेट काफी ज्यादा यहाँ पे कॉन्गो में हाई है। नेक्स्ट न्यूज है आपको सियोक विलेज को लेके। तो ये तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, सियोक विलेज आपका कहाँ पे, लद्दाख में है। और ये क्रिएट किया किस चीज के लिए, फर्स्ट एवर बॉटनिकल गार्डन फॉर कंजर्वेशन। तो पूछा जाए कि पहला आपको बॉटनिकल गार्डन जो है वो लद्दाख में कहाँ पे बना है, तो सियोक विलेज में बना है। दिस इज द इमेज। ये जो सियोक विलेज है वो आपको कहाँ पे, ईस्टर्न लद्दाख में। और कहाँ पे ये सिचुएटेड है, गलवान वैली। और इसको 10 हेक्टेयर जो बैरन कम्युनिटी लैंड था उसको उन्होंने क्या किया, बॉटनिकल गार्डन में कन्वर्ट किया। और इसमें आप इसमें क्या क्या करने वाले, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना, इन सारी चीजों को प्रमोट करने वाले, लगाने वाले हैं। और ये बोला जा रहा है कि जो बॉटनिकल गार्डन है ये पूरा आपको बन के कब तैयार हो जाएगा, 2029 तक।
नेक्स्ट न्यूज है आपको अगेन लद्दाख को ही लेके। इसरो ने क्या किया आपको, हिमालयन आउटपोस्ट प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। तो एक तो शॉर्ट में अगर होप पूछ दिया जाए कि होप क्या आपका किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, या तो फिर आपको मेडिकल सेक्टर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, या फिर आपको डिफेंस से रिलेटेड है, या फिर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन में डाल दिया जाएगा। बट ये याद रखना है कि हिमालयन आउटपोस्ट प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन है। ये स्टेशन बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया आपको, सो का, ठीक है, जो कि आपको कहाँ पे, लद्दाख में। तो याद रखना कि होप जो है, होप स्टेशन कहाँ पे बनाया गया, लद्दाख में। और किसका इनिशिएटिव है, इसरो का इनिशिएटिव है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए, कल ही मैंने इसको कवर करवाया था, तो आप लोग वहां से रेफर कर लेना अगर नहीं समझ में आया था ये टॉपिक वापस से। विच स्कीम वॉज लॉन्च टू सपोर्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ई व्हीकल को जो है उसको प्रमोट करने के लिए कौन सा आपको स्कीम लॉन्च किया गया। तो मिनिस्ट्री भी आप लोग मुझे बताना। पहला ऑप्शन है फेम 2, फिर उसके बाद पीएम मित्र, पीएम ई ड्राइव और भारत ईवी। तो इसमें से कौन सा आपको जो कि अभी स्कीम लॉन्च किया गया, सपोर्ट किया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।